साथ। जैसा कि मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं हमेशा आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करती रहूँगी, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करती रहूँगी। तो आज मैं वापस से टॉपिक कुछ नया नहीं है, बट येस टॉपिक जो है वो PCOS एंड PCOD पे है, जिसमें पेशेंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो पेशेंट्स जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको PCOS है या PCOD है और वो डॉक्टर के पास जाएं या नहीं जाएं। तो इस बारे में आज हम ये डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको PCOS है या नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़ रहा है वो खुद से समझ पाए कि उसको ये कंडीशन, ये PCOS या PCOD, जिसको हम PCOS को हम फुल फॉर्म में कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्या वो उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सही से अंदाज लगा पाए। और अगर उसको ज़रा भी डाउट होता है तो वो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराए। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो और मेरे इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा और मेरे इस वीडियो को YouTube पे जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस YouTube पे आपको बहुत सारे सेशंस में मिलेंगे। आई थिंक मोर देन 60 सेशंस मैंने किए हुए हैं PCOS एंड PCOD पे। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स पे किए हुए हैं। आप सबकी डिमांड के बेसिस पे मैं सारी चीज़ें करती हूँ। तो अभी बात करते हैं कि व्हाट इज़ PCOS। PCOS होता क्या है। मैंने दोस्तों पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमेशा आपके सामने दो टर्म आएंगे। एक टर्म होता है PCOD और दूसरा टर्म PCOS। मैं अपने सारे पेशेंट्स को OPD में समझाती हूँ और मैंने अपने सेशंस के शुरू के सेशंस में भी इस चीज़ को काफ़ी क्लियर किया हुआ है, बट मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा आई होप कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है आप सबको। अगर नहीं क्लियर आ रही है तो प्लीज़, मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, आप एक्सप्लेन इन इंग्लिश। Okay, I'll try, but actually most of the patients ये हैं चिंतन, I'm unable to take the name। वो कह रहे हैं मुझसे कि इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए। तो येस, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश, बट बहुत सारे पेशेंट्स उसमें ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपरली नहीं शायद समझ पाएंगे। सो मैं कोशिश करूँगी दोनों का बैलेंस बना के चलूँ। तो व्हाट इज़ PCOS and what is PCOD? So always you will face with two terms, PCOS and PCOD. So what is the full form of PCOD? The full form of PCOD is polycystic ovarian disease, and the full form of PCOS is polycystic ovarian syndrome. So I'm asking one question to every PCOS or PCOD patient: are you a diseased person? डू यू थिंक यू आर अ डिजीज पर्सन? क्या आपको लगता है कि आप सारे लोग बीमार हो? अगर ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ इसमें हाँ लिखिए, और अगर नहीं लगता है तो आप प्लीज़ इसमें लिखिए ना। तो आपको लगता है कि आप बीमार हो तो PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मैं आपको उसी हिसाब से समझाऊंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि आज का सेशन मैंने सोचा है थोड़ा इंटरेक्टिव रखूंगी। तो क्या आपको लगता है कि आप बीमार हो, आपको PCOD डायग्नोज हुआ है और आपको लगता है कि आप बीमार हो? तो यस मैम, क्लियर है। अच्छा, किसी ने मेरे इस पे क्लियर, थैंक यू, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसमें किसी इंस्टा शालिनी ने रिप्लाई किया है कि यस, यानी यस मैं कहूँगी कि यस का मतलब आप ये कह रही हैं कि आप बीमार हैं। शालिनी जी, आपने ये लिखा, और मायरा फारूक की है, इन्होंने भी यस लिखा है। मैं देखती हूँ कितनों का यस आता है मेरे पास। जल्दी क्लियरली थोड़ा सा आप जल्दी से कीजिए कि कितने लोग लिखते हैं कि वो बीमार हैं। अगर आपका PCOD डायग्नोज होता है तो वो सोचते हैं कि वो बीमार हो गए। कितने लोग, और जल्दी से क्विकली प्लीज़। और भी लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप अपना बताएं कि आपको लगता है कि आपको बीमार हैं। हाय हाय, खासिम किसी कोई हैं, उन्होंने हाय लिखा हुआ है। तो आप में से और लोग बताएं कि जो मेरे पेशेंट्स जुड़ रहे हैं वो तो जानते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं OPD में उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ, तो वो मुझे पता है कि नहीं इस तरह से लिखेंगे। लेकिन वो जो सारे लोग जो मेरे पेशेंट्स नहीं हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो प्लीज़ जल्दी से बताएं कि क्या आपको लगता है कि आपका PCOD डायग्नोज हुआ है और आप बीमार हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ। आप बीमार नहीं हैं, यू आर नॉट अ डिजीज्ड पर्सन। पहली चीज़ अपने दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये बिठाना है
कि आपका अगर पीसीओडी डायग्नोस्ड हुआ है तो आप बीमार नहीं हो। ये किसी ने काफ़ी लंबा क्वेश्चन या कुछ लिखा है। आई एम लीन एंड आई हैव इरेगुलर पीरियड्स। अभी मुझे 60 डेज बाद पीरियड आए हैं। तो ये किसी मायरा जी ने लिखा है। मायरा जी, आपको अपने आप को प्रॉपरली चेक कराना पड़ेगा। अगर आपका 60 डेज में पीरियड आया है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। आपको प्रॉपरली अपने आप को चेक कराना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस कर रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा मायरी जी। आई थिंक कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो इससे एंड तक जुड़े रहिएगा। तो मैं अभी बात कर रही थी कि पीसीओडी, डी मतलब डिजीज, डिजीज मतलब जहां तक मैं जानती हूँ दैट मीन्स बीमारी। तो पीसीओडी वर्ड आते ही सबसे पहला चीज जो दिमाग में पीसीओडी पेशेंट्स की आती है वो क्या आता है कि वो तो अब बीमार हो गए, अब उनका ऊपर वाला ही मालिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बीमार नहीं हो। सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप बीमार नहीं हो। यू आर नॉट अ डिजीज्ड पर्सन। ये बीमारी नहीं है। तो पीसीओडी इज एन ओल्ड टर्म। आप कह सकते हो कि ये एक पुराना टर्म है जिसमें डी वर्ड जो है इससे आपको बहुत लगता था कि आप बीमार हो। इसलिए जो न्यू टर्म है जो उसको रिप्लेस करता है दैट इज एस, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम से एक तो आपका जो बीमारी वाला टर्म है, डिजीज वाला टर्म है, वो निकल जाता है। और दूसरा, चूंकि आपकी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि आपके हेयर में, आपके अभी मैं सिम्टम्स बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, तो इसलिए सिंड्रोम नाम दिया गया है। तो द न्यू टर्म इज पीसीओएस। बट एक्चुअली अगर आप कहो तो मेरी नजर में दोनों सेम है। तो अभी भी 60% मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पीसीओडी वर्ड ही लेकर आते हैं मेरे पास। तो आप सबको मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि अपने आप को बीमार नहीं समझना है, क्योंकि आप बीमार नहीं हो। अभी भी 20 to 25% रफली पेशेंट्स पीसीओएस या पीसीओडी होने के बावजूद भी एक बहुत नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये मेरे पेशेंट्स अच्छे से जानते हैं। जब मैं काउंसलिंग सेशन करती हूँ उनका, तो उनको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन आपको भी मैं बता रही हूँ कि अभी भी पीसीओएस पीसीओडी अगर किसी को है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो ही, क्योंकि रफली 20 to 30% के आसपास पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कभी पता ही नहीं होता है कि उनको पीसीओएस या पीसीओडी है, क्योंकि उनको उसकी वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो एक अलग मैटर है और इस पे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो काफी लंबा जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि पीसीओएस क्या होता है, व्हाट इज पीसीओएस, उसमें होता क्या है। तो एक्चुअली ये एक डिसऑर्डर है, आपके हार्मोनल डिसऑर्डर है, और इसमें मेल हार्मोन की एक्सेस होती है। यानी कि एक कुदरत ने या ऊपर वाले ने एक बैलेंस बना के इंसान को धरती पर उतारा है। तो गॉड हैज मेड यू विथ so many hormones and these hormones are balanced. Okay, वो लोग जो कि इंग्लिश जिन्होंने कहा था, मैंने कहा था बीच बीच में I'll explain these things in English. So there is a balance of hormones in your body, in male also, in female also. So यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि PCOS में क्या होता है कि मेल हार्मोन की एक्सेस होने लगती है। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि मेल हार्मोन की एक्सेस से मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर मेल हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो आपके फीचर्स मेल में कन्वर्ट होने लगेंगे। लेकिन ये सुन के आपको हैरानी होगी कि कुदरत ने या ऊपर वाले ने एक मेल के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स दिए हुए हैं, लेकिन उसने बैलेंस बना के रखा हुआ है। यानी कि फीमेल हार्मोन को दबाया हुआ है और मेल हार्मोन को बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से वो मेल होते हैं, यानी मेल के फीचर्स होते हैं उनमें। इसी तरीके से फीमेल में भी फीमेल एंड मेल दोनों हार्मोन्स होते हैं। तो एक नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, दोनों में बैलेंस बना हुआ होता है, यानी कि मेल हार्मोन दबे हुए रहते हैं और फीमेल हार्मोन को बढ़ाया हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका फीचर फीमेल हार्मोन की तरह, मतलब फीमेल की तरह होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल हार्मोन्स को नेचर ने बढ़ाया हुआ है उनके अंदर, और मेल हार्मोन को दबाया हुआ है, बस जितनी जरूरत है उतना ही बनाया हुआ है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है कि ये जो रेशो मेल एंड फीमेल हार्मोन का है ये गड़बड़ हो जाता है, यानी कि मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं।
तो बढ़ने लगते से मुराद मेरी ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, लेकिन यस, ये गड़बड़ होने लगते हैं, आगे पीछे होने लगते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीसीओएस पेशेंट्स में क्या होती है कि मेल हार्मोन की एक्सेस होती है, जिनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेशंस बहुत छोटे करूँ, क्योंकि जब इसको यूट्यूब में हम अपलोड करते हैं तो लोगों की दिक्कत आती है कि मैम बहुत लंबे सेशंस हो जा रहे हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, पीरियड्स डिले रहता है। ये मायरा जी ने पूछा। मायरा जी, आपने इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा और मैंने अभी आपको जवाब दिया कि आपको प्रॉपरली अपना चेकअप कराना होगा और एक अच्छे डॉक्टर से आपको कराना होगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतनी आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मैं आपको जितनी बातें बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा और अपना डिसीजन खुद से लेने की आदत डालिए। देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर से जैसे मेरे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं। मेरे पास एक 14-15 साल की उम्र में पेशेंट बहुत कम आते हैं, या 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में पेशेंट्स बहुत कम आते हैं। मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं ना, वो 5-6 साल की हिस्ट्री लेके आते हैं कि 21 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल, इस तरीके से आते हैं। और उन सब की हिस्ट्री कम से कम 5 साल, 6 साल या 8 साल इस तरीके की हिस्ट्री होती है। यानी कि वो इतना ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी लेके आए होते हैं। और यकीन मानिए कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सारी पैथीज ट्राई की होती है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, बहुत सारी पैथीज ट्राई की हुई होती। तो वहाँ पे बस एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप सारी पैथीज ट्राई करो, लेकिन एक चीज़ आप शायद भूल जाते हो कि आपकी एज वहाँ से बढ़ती जाती है। तो जब ये एज फैक्टर बढ़ता जाता है ना, तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। तो अगर आप 28 ईयर्स ओल्ड है मायरा जी, तो आपको तो बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर अपने पेशेंट्स की बात करूं, मैं किसी गूगल की या फिर किसी बुक की लैंग्वेज की बात नहीं करती हूं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स के डेटाबेसेस पे बात करती हूं। तो मैं अगर अपने पेशेंट्स की बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि पीसीओएस इनफर्टिलिटी में जितना अच्छा रिजल्ट मुझे विदिन 30 मिलता है, उतना अच्छा रिजल्ट मुझे आफ्टर 30 नहीं मिलता। तो इसलिए मैं मायरा जी आपको बिल्कुल ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लीजिए और इसको प्रॉपरली ट्रीट कराइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप काफ़ी लेट हो जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को, पिछले भी सेशंस, कई सारे सेशंस में बोला हुआ है, गो फॉर अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज से मेरा मतलब होता है कि आप टाइमली मैरिज के लिए जाइए। यानी कि आप टाइमली मैरिज 25-26 ईयर्स टाइमली मैरिज होती है, टाइमली मैरिज के लिए जाइए और फर्स्ट बेबी प्लान कीजिए। और रीज़न यही होता है कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है, पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें आपके हार्मोन्स को, आपकी चीज़ों को बैलेंस करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इसलिए आप अगर हमारे पास जल्दी आते हैं तो शायद हम आपको चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसको प्रॉपरली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि देखिए, टेम्परेरी ट्रीटमेंट लेकर अपने पीरियड्स को बैलेंस करना आसान होता है, लेकिन आप जब नेचुरल और मेडिसिन दोनों के साथ चलते हैं तो आपको मुश्किल होती है। एनीवेज, हम थोड़ा टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पीसीओएस में क्या होता है, कैसे आपको पता लगेगा कि आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पीरियड में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस में क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या मिलता है हमें कि पेशेंट्स में या तो पीरियड आ ही नहीं रहा है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं जिनके 1 साल 2 साल हो गया, पीरियड ही नहीं आ रहा है और वो आराम से घर में बैठे होते। बाद में इतने सालों बाद उनको समझ में आता है, अच्छा मुझे तो पीरियड 1 साल से 2 साल से नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पीरियड ही नहीं आ रहा है, या फिर आपको पीरियड आ रहा है लेकिन उसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है। कभी 15 दिन ऊपर होता है, कभी 20 दिन ऊपर होता है, कभी 10 दिन ऊपर होता है, कभी, या फिर आपको पीरियड आ तो रहा है, हर महीने आ रहा है, लेकिन महीने में 2 बार आ जा रहा है, 3 बार आ जा रहा है, या फिर आपको पीरियड टाइम से हो रहा है, एकदम टाइम टू टाइम हो रहा है। जैसे आपकी डेट आगे पीछे ज़्यादा नहीं हो रही है, 1-2 दिन आपकी नॉर्मल मानी जाएगी, लेकिन आपको ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम हो रही है। 1 दिन हो रही है हार्डली, या 1.5 दिन हो रही है हार्डली, मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं हो रही। एक नॉर्मल फ्लो, एक नॉर्मल जो हम फ्लो बोलते हैं, नॉर्मल ब्लीडिंग बोलते हैं, दैट इज इंक्लूडेड, दैट इज बिटवीन 3 to 5 डेज। हम बोलते हैं कि 3 to 5 डेज अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि फर्स्ट 2 डेज आपकी ब्लीडिंग ठीक ठाक से होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन
आपको अगर ब्लीडिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, जस्ट एक दिन हो रही है फिर बंद हो जा रही है, या सिर्फ स्पॉटिंग के फॉर्म में हो रही है, तो फिर आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है। आपको पीसीओडी हो सकता है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको पीसीओडी है, लेकिन आपको पीसीओडी हो सकता है। तो अगर पीरियड में आपको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आपको इसमें डेफिनेटली चिंता करने की ज़रूरत है। और वो सारी लड़कियां जो अभी 20 साल और 21 साल या 22 साल की उम्र में है, मैं ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स से ज़रूर कहूँगी कि आप अपने आप को थॉरोली चेक कराएं, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसको अगर हमने टाइम से पकड़ लिया तो उसको उस टाइम से आपके पास बहुत टाइम होता है अपने आप को ट्रीट कराने के लिए। क्योंकि जब हम नेचुरल ट्रीटमेंट साथ में इंक्लूड करते हैं तो फिर उसको टाइम लगता है आपकी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और टेम्परेरी मेथड्स के लिए आप जाके अपने टाइम वेस्ट करने की बजाय नेचुरल ट्रीटमेंट और इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड ऑल, उसको लेके अगर आप चलोगे तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है या फिर आपका जो रिजल्ट होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि परमानेंट होता है, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि यू कैन नॉट क्योर योर पीसीओएस और पीसीओडी, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो आपका लॉन्ग टर्म होता है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। अगेन, अब यहाँ पे एक तो ये हो गया पीरियड का। इसके अलावा कुछ लोग कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पीरियड आ रहा है तो रुक ही नहीं रहा, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो पीरियड आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला 3 to 5 डेज हो रहा है, या चलिए 3 to 6 डेज हो रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर ठीक ठाक से हो रहा है दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन किसी को पीरियड हो रहा है तो 15 दिन 20 दिन और बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। तो आपका किसी भी फॉर्म में पीरियड का डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकता है कि आपके पीसीओडी की निशानी हो या पीसीओएस की निशानी हो। तो एक तो बात हो गई आपके पीरियड्स की। दूसरा हो गया कि अगर आपको बहुत सारे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको पता नहीं चल पाता, आप अपने स्किन से ट्रीटमेंट ले रहे होते हो, अपने एक्ने के लिए लेजर ट्रीटमेंट और बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं एक्ने के लिए, आप अपने 3-4 साल से आप एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है तो एक बार आपका चेक कराना बनता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपका ये जो एक्ने है वो पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है तो एक बार अपने आप को थॉरली ज़रूर चेक कराओ कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी तो नहीं है। ठीक है, आप ट्रीटमेंट स्किन से ले रहे हो, आप लो, उसको मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है ये आपका जो एक्ने है दैट इज ड्यू टू पीसीओएस और पीसीओडी, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पीसीओएस और पीसीओडी। तो उसके लिए आप ज़रूर से एक बार अपने आप को थॉरली चेक कराओ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं, और अभी सिर्फ आ ही नहीं रहे, मतलब आते रहते हैं, जो कि पीसीओएस के नाम पे एक अल्ट्रासाउंड लेके आ जाते हैं कि पिछले 5 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जस्ट एक अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे, अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड। सो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, अल्ट्रासाउंड इज नॉट द ओनली मार्कर फॉर पीसीओएस, और उसके बेसिस पे सारे ट्रीटमेंट्स नहीं स्टार्ट किए जाते। तो आपको थॉरली चेक कराना होगा, आपके सारे ब्लड टेस्ट एंड ऑल सबको लेके फिर देखा जाता है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि थॉरली आपको चेक कराना होगा। अच्छा, उसके अलावा आप कैसे पहचान सकते हो या फिर कैसे आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि मुझे पीसीओएस है? अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको पीसीओएस हो। आप एक बार इस चीज़ के लिए भी अपने आप को चेक कराओ। अगर आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, अगर आपको प्रेगनेंसी वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर अभी आप यंग एज में हो, जहाँ पे आपको अभी मैरिज के लिए जाना है, या फिर अभी आप 20-22 साल के हो, और या फिर आप इनफर्टिलिटी हो रही है, आपको प्रेगनेंसी के लिए जाना है, और अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, तो एक्सेसिव हेयर फॉल भी एक सिम्टम होता है पीसीओएस का। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा हो उसको पीसीओएस ही हो, लेकिन ये एक्सेसिव हेयर फॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पीसीओएस और पीसीओडी। तो अगर आपको इस तरीके के कुछ हो रहा है तो एक बार अगेन आपको प्रॉपरली चेक कराना बनता है। अच्छा, उसके अलावा और क्या होता है? एक तरफ तो एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रहा है, बॉडी के सेंट्रल एरिया में आपको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रहा है। मुझे कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मैं अगर उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या इधर अपर लिप में या फिर चिन में आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ है, तो वो बोलते मैम वो तो नॉर्मल है कई साल से। तो नॉर्मल क्या होता है? एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ अगर आपको है तो वो नॉर्मल कुछ नहीं होता है ना। अगर आपको पहले से भी हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीसीओएस आपका अभी डायग्नोज हुआ है तो वो अभी आया है, वो आपके अंदर बहुत पहले से था।
लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स चूंकि अभी हुई हैं तो आप डॉक्टर के पास गए और आपकी डायग्नोसिस अभी बनी। तो ऐसा नहीं होता कि ये नॉर्मल है, नॉर्मली हो रहा है मैम ये तो बहुत पहले से। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। देखिए अगर आपका एक्सेस हेयर ग्रोथ हो रही है आपके इधर बॉडी के मेनली सेंट्रल एरिया पे, आपके अपर लिप पे हो रही है, चिन पे हो रही है, इधर हो रही है, आपका चेस्ट पे हो रही है, एब्डोमेन पे हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ अगर ज्यादा हो रही है तो आपको एक बार तो फिक्र करनी चाहिए कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे नेक पे आपको अगर ब्लैक ब्लैक टाइप के कुछ स्ट्रिप्स टाइप की दिख रही हैं या फिर अंडर आर्म्स में दिख रही हैं, तो ये भी एक फीचर होता है कि आपको पीसीओएस पीसीओडी में इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। कई बार मैं पेशेंट्स में ये चीज चेक करती हूँ, अगर मेरी मतलब अभी तक आपके कोई टेस्ट नहीं हुए तो अगर उनके 1-2 सिम्टम्स होते हैं तो मैं इन चीजों को चेक करती हूँ कई बार। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको शादी से पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। शादी के पहले वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं, उनका पीरियड, उनकी कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो हमारे पास फर्स्ट टाइम किसके लिए आते हैं, इनफर्टिलिटी लेकर आते हैं। यानी कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनका पीरियड्स नॉर्मल आ रहा है बट उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पीसीओएस। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर इनफर्टाइल फीमेल को पीसीओएस ही होता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स, पीसीओएस के पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी होने के, यानी कि रफली अगर मैं कहूँ तो 40 to 70% पीसीओएस पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी होने का इन फ्यूचर खतरा होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने राइट एज में अपने आप को प्रॉपरली चेक कराओ। बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं सोचो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी हेल्थ है, अपने आप को एक बार थॉरली चेक कराना बनता है। कुछ लोग, मैंने देखा है कि मेरी ओपीडी में भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उनको इस तरफ गाइड किया जाता है तो मतलब वो समझ नहीं पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं इन चीजों को, लेकिन कुछ एक होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो मैं इसके माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि देखिए ये आपकी हेल्थ है, आपके आगे आने वाली जिंदगी को ये अफेक्ट कर सकती है, आपकी मैरिज के बाद ये आपकी चीजों को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आप 40 to 70% यानी या 60 to 70% इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट्स में आओगे, या फिर आप ये जो 40 to 50% या 30 to 50% जिनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत नहीं होती उनमें आओगे, वी डोंट नो। तो इसलिए आप अपने आप को एक बार थॉरली जरूर चेक कराओ, क्योंकि आई थिंक कि जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़ रहे हैं वो अपनी हेल्थ को एक बार तो थॉरली चेक करा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम से अगर जुड़ रहे हो, आपके पास एक मोबाइल है, और आपके पास अगर छोटा मोबाइल तो होगा नहीं, मोबाइल एक ऐसा है जिसमें कि आप एंड्रॉइड फोन है, तो आप उतना कर सकते हो। इतना बहुत कॉस्टली नहीं होता है कि एक बार अपनी हेल्थ को आप चेक ना करा सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, किसी और की नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, किसी और को नहीं होगी। तो जरूर से एक बार अपने आप को बहुत थॉरली चेक कराओ और देखो कि आपको ऐसा तो नहीं कि इस तरह की दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मल बंदे हैं वो भी जाके करा ले, वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर से चेक कराइए। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको ओबेसिटी है तो आप जरूर से चेक कराइए। देखिए मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स ये कह के आती हैं कि नहीं मैम ये इसका तो बचपन से ऐसा है कि मतलब 12-13 साल की उम्र से इसका वेट हमेशा ज्यादा ही रहा है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको शुरू से ही चेक कराना चाहिए। यानी कि आप जैसे ही 17-18 साल के हुए तो आपको बिल्कुल डॉक्टर से अप्रोच करना चाहिए और अपने आप को चेक कराना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपकी ओबेसिटी जो है दैट इज ड्यू टू पीसीओएस और पीसीओडी। तो ओबेसिटी जो है एक रीजन होता है और एक सिम्टम होता है पीसीओएस या पीसीओडी होने का। अच्छा, मेरे पास कुछ एक पेशेंट्स तो ऐसे भी आए हैं कि उनका 3 साल से या 4 साल से डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा था, और अब उनको प्रेगनेंसी चाहिए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हमारे पास आए, हमने चेक किया तो उनको पीसीओएस है। तो एक्चुअली उनकी शुगर जो लेवल बढ़ा दैट इज ड्यू टू पीसीओएस। तो आपको शुगर बढ़ने का खतरा होता है, पीसीओएस पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा होता है। तो ज्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं उनमें इतनी यंग एज में हमने नहीं देखा है, लेकिन कुछ एक 5 से 10% पेशेंट्स ऐसे आए हमारे पास जो कि उल्टा आता है, यानी कि उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी डायबिटीज का होता रहता है और हमारे पास आते हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए। और जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनको पीसीओएस है और पीसीओएस की वजह से एक्चुअली डायबिटीज है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आपको
शुगर होने का यानी डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है, आपकी लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल डिस्टर्ब होने का खतरा हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो आप अपनी शुगर ज़रूर चेक कराइए। और अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो अपने आप को चेक कराना ज़रूर बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें पीसीओएस में एक फैमिलियल टेंडेंसी भी देखी जा रही है, जेनेटिक टेंडेंसी भी देखी जा रही है कि अगर आपकी सिस्टर को या आपकी मदर को अगर इस तरह की हिस्ट्री रही है, पीसीओएस की हिस्ट्री रही है, तो आपको भी पीसीओएस होने का खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसी किसी की, आप में से किसी की भी हिस्ट्री है कि आपकी मदर को या आपके सिस्टर को, आपके जो भी क्लोज रिलेटिव हैं, उनको अगर पीसीओएस या पीसीओडी डायग्नोज हुआ था, तो आप अपने आप को भी एक बार थॉरली ज़रूर चेक कराइए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए, बहुत बार मदर की बात जब आती है तो मदर का उस टाइम, मदर के वक्त में शायद चेकअप नहीं हुआ। उनके केस में आप कैसे कर सकते हो कि अगर उनके पीरियड्स बहुत डिस्टर्ब रहते थे, उनको प्रेगनेंसी लेट हुई या फिर ट्रीटमेंट के बाद हुई, तो आपको दिमाग में ये सोचना है कि हो सकता है कि मेरी मदर को पीसीओएस हो, तो मुझे अपने आप को थॉरली चेक कराना बनता है। तो बनता है आपको थॉरली चेक कराना। ज़रूरी नहीं है कि आपकी मदर का पीसीओएस या पीसीओडी डायग्नोज हुआ हो, क्योंकि हो सकता है उस वक्त आपकी मदर ने किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं दिखाया हो जो कि पीसीओएस या पीसीओडी को डायग्नोज करे हो। उन्होंने बस यूं ही ऐसे ही ट्रीटमेंट ले लिया हो या फिर ना लिया हो, क्योंकि पहले के वक्त में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाना उतना लोग प्रेफर नहीं करते थे। तो आप हिस्ट्री बेसिस पे जाओगे कि अगर आपकी मदर को प्रॉब्लम इस तरह की रही है, तो हो सकता है कि उनको पीसीओएस या पीसीओडी रहा हो, और आपके अंदर ऐसा तो नहीं कि वो पास ऑन हो गया है। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और अगर ऐसा है तो ज़रूर से आप अपने आप को चेक कराइए कि आपको तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और चेक कराने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए। मैं बार बार कर रही हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि आपको थॉरली चेक कराने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड कराते जाओ और आप सोचो कि आपका पीसीओएस ठीक हो गया, फिर अल्ट्रासाउंड में आ गया तो फिर से आ गया। कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि मैम 2016 में पीसीओएस हुआ था, ट्रीटमेंट कराया, पीसीओएस गायब हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर 2017 में मुझे प्रॉब्लम्स हुई, मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट क्या करा रहे हैं वो लोग? अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। अगेन वो पीसीओएस आ गया, यानी कि सिस्ट आ गई, और फिर ट्रीटमेंट कराया, फिर वो गायब हो गया, फिर उसके बाद 18 में आ गया। तो इन पेशेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि आपका पीसीओएस आपके साथ आपका साया बन के चलता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि यू कैन नॉट क्योर योर पीसीओएस या पीसीओडी। इस सच्चाई को मेरे सारे पेशेंट्स जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग समझ लें कि पीसीओएस या पीसीओडी को आप जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते हैं। तो इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, आपके लिए उतना बेहतर होता है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टिल डेट जितनी रिसर्चेस हुई हैं वो आपको यही बताती हैं कि यू कैन नॉट क्योर योर पीसीओएस, बट यू कैन कंट्रोल योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप पीसीओएस के साथ भी एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते हो। बस आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये बहुत लंबा सेशन मैं नहीं करना चाहती हूँ, और ये भी मैं नहीं चाहती कि मैं इसको, मतलब पेशेंट्स जो मेरे देखें और इतना आगे तक देख नहीं पाए। तो मैं चाहूँगी कि मैं इस सेशन को एंड करूँ। अगले मैं सेशन के साथ फिर मिलूंगी। आप मुझे टॉपिक भेजिएगा और मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें मैं ट्रीटमेंट पार्ट या ये सारे पार्ट, ये तो मैं ऑलरेडी सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, और मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगी। आप में से वो सारे लोग जो किसी भी वजह से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं या किसी भी वजह से आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, मैंने बहुत सारे सेशंस किए हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस देखिए, वो सारे सेशंस देखिए जिनमें मैंने नेचुरल ट्रीटमेंट बताया हुआ है। तो एटलीस्ट आप नेचुरल ट्रीटमेंट तो फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ज़रूर से दे दूंगी। आप वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब फॉर ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आपको पता चलती जाए। तो अगले फिर किसी नए टॉपिक के साथ, या फिर पीसीओएस में फिर मुझे कुछ अगर नया बताना होगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। एक लास्ट में जाते जाते मैं बताना चाहूँगी आपको एक लास्ट पॉइंट कि एक चीज़ और, कुछ पेशेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं आफ्टर मैरिज। एक तो होता है कि इनफर्टिलिटी के लिए आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है,
ठीक है। दूसरे वो होते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी कि एक बार प्रेगनेंसी हो गई, अब दूसरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसमें दिक्कत आ रही है, वो हो गई सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और एक तरह का पेशेंट वो आ रहा है जिसको प्रेगनेंसी तो हो रही है लेकिन बार बार अबॉर्शंस हो जा रहे हैं। और इन सारे पेशेंट्स का मैंने देखा कि इनके चेकअप्स बहुत सारे हुए हुए हैं और कुछ भी डायग्नोसिस नहीं बनी। और हमने जब यहाँ पे चेक किया तो पता चला कि इनको पीसीओएस और पीसीओडी है और इनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। देखिए, प्रेगनेंसी हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होने की वजह से जनरली नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी बंद तो जाती है लेकिन वो अबॉर्शन के फेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, कई में मतलब मैं आपको कहूँगी कि 5% रफली ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कि बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप प्रेग्नेंट तो हो रहे हो लेकिन आपका ये जो फेज है ये आपके लिए और ज़्यादा दुखदाई होता है। तो एक छोटी सी कड़ी मिसिंग है, उस छोटी सी कड़ी को ढूंढने की ज़रूरत है और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो ये जो बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं वो आपके लिए और ज़्यादा तकलीफ दे इसलिए है क्योंकि अगर बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका यूट्रस वीक हो रहा है। तो आगे के लिए प्रेगनेंसी के लिए आपके यूट्रस को तैयार करने के लिए बार बार अबॉर्शन होना अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर पीसीओएस की वजह से वो अबॉर्शन है तो उसको रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और उस प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को प्रॉपरली चेक कराना पड़ेगा। जहाँ पे चेक करने की बात आती है पेशेंट्स वहीं पे घबरा जाते हैं। मैं इस सेशन के माध्यम से आप सबको फिर से कह रही हूँ कि एक बार अपने आप को थॉरली चेक कराना बनता है। और चेक कराने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड सिर्फ कराइए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आपको क्या दिखेगा, सिस्ट दिखेगी कि मल्टीपल स्मॉल जो है वो आपको पेरिफेरी में सिस्ट दिख जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। तो एक ही अल्ट्रासाउंड आपका काफी होता है, आपको बार बार अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं होती है। आपके हार्मोन्स कितने डिस्टर्ब है वो देखना जरूरी होता है। तो आप सबको आज का जो मेरा जो लेसन है वो ये है कि वो सारे लोग जो शायद ये पैसे आप अपने किसी और चीज में आप बिल्कुल आराम से लगा देते हैं, लेकिन जब आपके अपनी हेल्थ की बात आती है तो आप उस पे लगाने से डरते हैं। तो मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं कीजिए, एक बार अपने आप को थॉरली चेक करा लीजिए। बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं ये टेस्ट, उतना आप बेयर कर सकते हो, एक बार आप बेयर कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी हेल्थ है। ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको पछताना पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी पेशेंट या फिर मुझसे जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनमें से कोई भी आगे जाकर नहीं पछताए, क्योंकि आगे पछताने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि उस टाइम कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो वो फेज ना आए इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप हमारी बात सुने और समझें और उस चीज़ को करें। मैक्सिमम लोग समझते हैं, मैक्सिमम लोग सुनते हैं और करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो मैं इस सेशन के माध्यम से उन सबको समझाना चाहती हूँ, आपकी हेल्थ है, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा है ये चीज़ देखने के लिए आपके टेस्ट ज़रूरी होते हैं। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड आपको बताने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो अपने आप को एक बार थॉरली ज़रूर चेक कराएं, और अपने से नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि पेशेंट जाता है किसी लेबोरेटरी में और बस कोई पीसीओएस का पैकेज ले लेता है और करा लेता है। अपने से नहीं चेक कराइए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे प्रॉपरली आप अपने टेस्ट लिखवाइए, फिर आप चेक कराइए। अपने से जाके किसी भी लेबोरेटरी में आप टेस्ट कराएंगे तो सबके अपने अपने हिसाब से लेबोरेटरीज के पैकेजेस होते हैं, उनमें आपके डॉक्टर को क्या देखना है वो डिसाइड करते हैं। तो अपने से चेक नहीं कराना है, आप एक अच्छे डॉक्टर को अप्रोच कीजिए और उनके हिसाब से फिर आप अपने टेस्ट कराइए। तो एक बार आप सारे टेस्ट करा सकते हो, ऐसा नहीं है कितना कॉस्टली होता है। तो आप सारे लोग को मेरी आज के लिए यही सलाह है कि आपकी हेल्थ है, आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको पीसीओएस इनफर्टिलिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इससे बेहतर है कि वक्त रहते हम जाग जाए और इस चीज़ को कम से कम इसको सुधारने की या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की और इसकी प्रॉब्लम को कम से कम करने की कोशिश करें। तो आज के लिए थैंक यू। और किसी ने भी पूछा था कि आपकी क्लिनिक कहाँ है, तो मैं बता दूं, आई एम प्रैक्टिसिंग इन मेहरौली, दिल्ली। आप में से कोई भी मुझसे कंसल्ट करना चाहता है तो आप मेरी क्लिनिक के नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। एंड द नंबर इज़ 8800740215।
आप मेरे इंस्टा अकाउंट से भी जाके नंबर ले सकते हैं क्लिनिक का, या फिर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं इस नंबर से। अगेन आई एम रिपीटिंग, द नंबर इज 8800740215। एंड मैं आपको बताती चलूँ कि अगर इसमें जो भी इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो इसमें +91 ऐड कर लेंगे। आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल कंसल्टेशंस एज वेल। सो जो भी इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो इसमें +91 ऐड कर लेंगे, और +91 8800740215। बेस्ट होगा कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए व्हाट्सएप करें और कंसल्टेशन को बुक कराएं। सो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको मेरा इस सेशन पसंद आया होगा। और अगले किसी भी टॉपिक के लिए जो कि आप सबके लिए रेलेवेंट हो और आप सबको उससे फ़ायदा पहुंचे, आप मुझे बिल्कुल मैसेज कीजिएगा और मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी। और अपने ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस में सबका ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अभी भी कोरोना गया नहीं है तो मास्क लगाना नहीं भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।